नमस्कार दोस्तों, स्वागत है किरण की कहानी में। दोस्तों, क्या हुआ जब डीएम साहिबा महाकुंभ में स्नान करने पहुंची। इसी दौरान वहां पर डीएम साहिबा का तलाकशुदा पति नागा साधु बनकर भीख मांग रहा था। इसके बाद डीएम मैडम ने जो किया उसे सुनकर आपके भी पसीने छूट जाएंगे। दोस्तों, यह घटना मध्य प्रदेश के उज्जैन शहर की है। यहाँ पर एक मध्यम वर्गीय परिवार में एक बेटी का जन्म होता है। परिवार में पहले भी बहुत सारी लड़कियां जन्मी हुई और जब फिर से एक और लड़की का जन्म होता है तो लड़की के माता पिता और दादा दादी सभी मायूस हो जाते हैं और दुखी रहते हैं। सभी को बेटा चाहिए था, लेकिन बेटी के जन्म होने पर सभी लोग खुश होने के बजाय दुखी नजर आ रहे थे। इसके बाद समय आगे बढ़ता है। बच्ची का नाम रानी रखा जाता है। रानी के पिता का नाम दिनेश और उसकी माँ का नाम राम कन्या था। रानी बचपन से ही पढ़ाई में बहुत तेज थी। वह उज्जैन के ही सरकारी स्कूल में पढ़ाई करती थी और हमेशा सबसे ज्यादा नंबर लाकर पास होती थी। कई बार उसके स्कूल के सर और मैडम उसके माता पिता से कहा करते थे कि आपकी बेटी पढ़ाई में बहुत तेज है, बहुत होशियार है और इसका दिमाग भी काफी अच्छा है। आप इसे आगे खूब पढ़ाएं। यह आगे जाकर एक अच्छी नौकरी करेगी। इसका भविष्य काफी उज्जवल होगा। लेकिन उसके पिता हमेशा कहते थे, यह तो एक लड़की है, इसे क्या आगे पढ़ना, यह पढ़ लिख कर क्या करेगी, इसे तो ससुराल जाकर चूल्हा चौका ही संभालना पड़ेगा, इसलिए इसे पढ़ाने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन उसकी माँ अपने पति से झगड़ा लड़ाई करके रानी को हमेशा पढ़ाती आई थी। धीरे धीरे समय आगे बढ़ रहा था। रानी 10वीं कक्षा में पढ़ाई कर रही थी और उसकी उम्र करीब 16 वर्ष की। तभी रानी के समाज के कुछ लोग रानी के लिए रिश्ता लेकर उसके माता पिता और दादा दादी के पास आते हैं। यह सुनकर रानी काफी दुखी हो जाती है क्योंकि उसकी उम्र अभी मात्र 16 वर्ष। रानी के पिता तो काफी खुश नजर आ रहे थे क्योंकि लड़के वाले काफी अमीर खानदान के थे और उन्हें जल्दी से रानी की शादी करके फ्री होना था। रानी के दादा दादी अभी रिश्ते के लिए तैयार हो जाते हैं, लेकिन रानी की माँ इस बात से दुखी थी। सभी लोग रानी की बिना हाँ ना सुने और उसकी पसंद पूछे बिना ही रिश्ते के लिए हाँ कर देते हैं। लड़के की उम्र करीब 19 साल की थी और रानी केवल 16 साल की। अब रानी को यह बात पता चलती है कि उसकी शादी के लिए रिश्ता तय कर दिया गया है और कुछ दिनों में उसकी शादी भी होने वाली है, तो वह बहुत दुखी हो जाती है। वह अपनी माँ से कहती है, माँ मुझे आगे पढ़ाई करनी है, मुझे अभी 11वीं और 12वीं की परीक्षा देनी है, मैं आगे पढ़ना चाहती हूँ, मुझे शादी नहीं करनी है। लेकिन उसकी माँ भी क्या करें, वह अपने सास ससुर और पति के आगे कुछ नहीं कर सकती थी। एक दिन वह अपने पति से कहती है, अभी रानी शादी नहीं करना चाहती है, उसे पढ़ाई करने दीजिए, इसकी शादी हम बाद में करवा देंगे। इस पर रानी के पिता उसकी माँ को खूब मारते हैं और प्रताड़ित करते हैं। वे कहते हैं, तू ही लड़की को बिगाड़ रही हो, बड़ी होकर यह किसी लड़के के साथ भागकर शादी कर लेगी और मेरा नाम समाज में डुबो देगी। इससे अच्छा है कि मैं अभी इसकी शादी कर दूं और अपनी समस्या से छुटकारा पा लूं। यह सुनकर रानी काफी दुखी होती है। अपनी माँ को मार खाता देखकर वह भी पिघल जाती है और शादी के लिए
हाँ कर दी है। इसके बाद उसकी 10वीं की परीक्षा होती है, जहाँ वह काफी अच्छे नंबरों से पास हुई है। इसके बाद उसकी शादी की तारीख पास आ जाती है, जहाँ उसका बाल विवाह हो रहा था। न चाहते हुए भी यह शादी उसे करनी पड़ रही। यह पाठ में केवल उचित विराम चिन्ह जोड़कर व्यवस्थित किया गया था। शादी के अगले दिन वह अपने पति से बात करने की कोशिश करती है, लेकिन उसका पति रानी को आंख उठाकर भी नहीं देखता और ना ही उसके करीब जाता है। शादी होने के बाद भी दोनों में केवल दूरियां ही। रानी अपने सास ससुर और घर के अन्य लोगों की सेवा करती थी। वह सुबह जल्दी उठकर खाना बनाती, घर की साफ सफाई करती और समय के साथ साथ उसके सास ससुर उसे प्रताड़ित करने लग गए। आए दिन वे उसे ताने मारते और बहुत सारा काम करवाते। रही सही कसर उसका पति पूरी करने लग गया था। उसका पति रात्रि में शराब पीकर आता और बिना किसी बात के रानी को मारता पीटता। रानी धीरे धीरे बहुत परेशान हो गई थी। एक दिन वह अपने माता पिता के घर जाती है। वहाँ वह अपनी माँ और पिता को अपने साथ हो रहे अत्याचार के बारे में बताती है, लेकिन उसके पिता उसका साथ नहीं देते और कहते हैं जैसा तेरे सास ससुर बोले तू वैसा ही कर, अपने पति से ज्यादा झगड़ा मत किया कर। यह कहकर उसके पिता उसे ससुराल वापस भेज देते हैं। अब ना तो उसके पिता उसकी सहायता करते और ना ही उसके पक्ष में कोई बोलता। ससुराल उसके लिए पूरी तरह से नरक बन चुका था। एक दिन रानी की मुलाकात उसकी सहेली शिवानी से होती है। शिवानी कहती है तेरा रिजल्ट आ गया है 10वीं का। तूने पूरे बोर्ड में सबसे ज्यादा नंबर लाकर टॉप किया है। यह सुनकर रानी खुश तो होती है, लेकिन मायूस हो जाती है। वह अपनी दोस्त के सामने फूट फूट कर रोने लगती है। शिवानी उससे पूछती है क्या हुआ, तूने पूरे जिले में और प्रदेश में टॉप किया है, फिर तू क्यों रो रही हो? तब रानी अपनी आप बीती बताती है और कहती है मुझे आगे पढ़ाई करनी है और एक बड़ा अफसर बनना है, लेकिन मेरे ससुराल वाले मुझे बहुत प्रताड़ित करते हैं, मुझसे खूब काम करवाते हैं और मेरा पति मुझे रोज रात में मारता है। यह सुनकर शिवानी भी रोने लगती है और कहती है तू कब तक इस नरक में रहोगी? एक न एक दिन तुझे इसे बाहर आना ही पड़ेगा, वरना तू ऐसे जीते जी मर जाएगी। एक दिन तुझे हार्ट अटैक आ जाएगा। इससे अच्छा है कि तू आगे की पढ़ाई जारी रख, 11वीं की परीक्षा दे, 12वीं भी कर ले और आगे जाकर एक बड़ा अफसर बन जा। शिवानी की बात सुनकर रानी गहरी सोच में पड़ जाती है। शिवानी की बातें उसके दिमाग में गूंजने लगती है। थोड़ा समय आगे बढ़ता है। एक दिन उसने रानी अपने ससुराल को छोड़कर भागने को ठान लेती है। एक रात वह अपने कुछ गहने जो उसके माता पिता दिए थे लेकर ससुराल छोड़ देती है और बस पकड़कर दिल्ली चली जाती है। दिल्ली में उसकी एक सहेली रहती थी। रानी वहां जाकर अपनी आगे की पढ़ाई पूरी करने लगती है। वह दिल्ली के एक सरकारी स्कूल में दाखिला लेती है। वहां पर अपनी 12वीं की परीक्षा देती है और उसे 12वीं में दाखिला मिल जाता है। 12वीं में वह छात्रवृत्ति के आधार पर दाखिला लेती है। वह अपनी सहेली के घर पर ही रहने लगती है। उसके पास कुछ पैसे और गहने थे जिनसे उसका गुजारा हो रहा था। धीरे धीरे समय आगे बढ़ रहा था। उसके माता पिता और ससुराल वाले रानी को ढूंढ ढूंढ कर हार गए थे। इधर रानी अपनी आगे की पढ़ाई जारी रखती है। समय के साथ वह 12वीं कक्षा में भी काफी अच्छे नंबर लाकर पास हो जाती है। इसके बाद उससे अच्छे परिणाम के बल पर उसे एक अच्छे कॉलेज में
एडमिशन मिल जाता है। रानी बीए की परीक्षा में भी काफी अच्छे नंबर से पास होती है और अपना नाम रोशन करती है। अब उसका लक्ष्य एक बड़े अफसर बनने का था। एक दिन उसके कॉलेज में दिल्ली की कलेक्टर मैडम आती हैं। कलेक्टर मैडम कॉलेज में भाषण दे रही है, जिसमें वह अपने संघर्ष के जीवन को बताती है, जो जीवन में उनके संघर्ष की कहानी थी। सभी छात्रों को अपने जीवन की संघर्ष वाला कहानी कलेक्टर मैडम सुनाती। रानी कलेक्टर मैडम की कहानी सुनकर काफी प्रभावित होती है। उसी दिन रानी ठान लेती है कि वह भी एक दिन कलेक्टर बनेगी। लेकिन रानी के मन में सवाल था कि कलेक्टर बनने के लिए क्या करना पड़ता है। उसे अभी तक इसकी जानकारी नहीं थी। भाषण के बाद रानी कलेक्टर मैडम का पीछा करती है। सौभाग्य से कलेक्टर मैडम की नजर रानी पर पड़ती है। वह रानी से कहती है, बेटा क्या हुआ? मैं तुम्हें कब से देख रही हूँ। भाषण देते समय भी मुझे तुम्हारे अंदर अलग ही तेज नजर आ रहा था। बोलो क्या बात है? इसके बाद रानी अपने जीवन की पूरी कहानी कलेक्टर मैडम को बताती है। वह कहती है, मेरा बाल विवाह हुआ है। मेरे ससुराल वाले मुझे बहुत परेशान करते थे। मेरा पति भी मुझे बहुत प्रताड़ित करता था। वहाँ से मैंने भागकर दिल्ली में एक सरकारी स्कूल में दाखिला लिया है और अब मैं बीए की परीक्षा दे रही हूँ। यह सुनकर कलेक्टर मैडम कहती हैं, रानी बेटा तुम बहुत बहादुर हो। तुमने बहुत अच्छा किया कि अपने उज्जवल भविष्य के लिए यह कदम उठाया। अगर तुम चाहो तो अपने भविष्य को और सुनहरा बना सकती हो। रानी कहती है, मैडम जी मुझे आगे क्या करना चाहिए? मैं भी आपके जैसी बड़ी अफसर बनना चाहती हूँ। कलेक्टर मैडम बताती हैं, अगर तुम्हें मेरे जैसा बड़ा अफसर बनना है तो तुम्हें IAS की परीक्षा देनी होगी। यह परीक्षा काफी कठिन होती है, लेकिन मुझे तुम में वह काबिलियत नजर आ रही है। अगर तुम मन लगाकर तैयारी करो तो एक दिन तुम भी कलेक्टर बन सकती। यह सुनकर रानी काफी प्रभावित होती है। अब उसे अपना लक्ष्य मिल चुका था। वह समझ चुकी थी कि उसे कलेक्टर बनना है। इसके बाद रानी बाकी परीक्षाएं पास करने के बाद IAS बनने की तैयारी में जुट जाती है। वह एक कोचिंग सेंटर में दाखिला लेती है। इसके लिए वह अपने पास रखे हुए कुछ गहने बेच देती। आगे की पढ़ाई जारी रखते हुए रानी की मुलाकात एक गांव के लड़के राजू से हुई है। राजू भी IAS की तैयारी कर रहा था। राजू पढ़ाई में काफी तेज था और उसकी जिंदगी की कहानी भी काफी गंभीर थी। वह एक गरीब परिवार से था और अपने घर बार को छोड़कर दिल्ली आया था। धीरे धीरे रानी और राजू के बीच दोस्ती हो जाती है। दोनों एक दूसरे का उत्साह बढ़ाते हैं और पढ़ाई में साथ देते हैं। वे IAS की परीक्षा की तैयारी करते हैं। पहली परीक्षा में दोनों अच्छे नंबर लाकर पास होते हैं। दोनों का उत्साह और बढ़ जाता है। वे मन लगाकर पढ़ाई करते हैं, लेकिन जहां एक लड़का और एक लड़की होते हैं वहां पर दोस्ती तक रिश्ता नहीं रहता है। यह रिश्ता एक समय पर आकर आगे बढ़ ही जाता है। दोनों के बीच नजदीकियां बढ़ती है। तब राजू रानी को प्रपोज कर देता है और कहता है, रानी मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। रानी भी मन की मन राजू से प्यार तो करती है, लेकिन वह चाहकर भी राजू को हाँ नहीं बोल पा रही, लेकिन कि उसका लक्ष्य अभी कुछ और था और उसका पति अभी भी जिंदा था। यानी राजू से कहती है, मेरा बाल विवाह हो चुका है और मैं एक शादीशुदा हूँ। भले ही मैं अपने पति के साथ कभी भी नजदीक नहीं हुई हूँ, लेकिन मैं तुमसे कुछ भी झूठ नहीं बोलना चाहती हूँ। मैं तुम्हें सारी सच्चाई बताना चाहती। मैं तुम्हें बहुत पसंद करती हूँ
लेकिन मेरा बाल विवाह हुआ है और मैं अपने पति को छोड़कर यहाँ पर आई हूँ। राजू कहता है, मुझे तुम्हारे पास्ट से कोई लेना देना नहीं है। मुझे तुम बहुत पसंद हो और मैं तुम्हारे साथ पूरी जिंदगी बिताना चाहता हूँ। हम दोनों साथ में मिलकर कलेक्टर की आगे की परीक्षा देंगे और साथ में कलेक्टर बनेंगे। इसके बाद रानी भी राजू को हाँ कर दी है और दोनों एक दूसरे के और ज्यादा नजदीक आ जाते हैं। लेकिन कहते हैं ना कि जहाँ नजदीकियाँ बढ़ जाती है तो लक्ष्य छूट जाते हैं। हुआ भी यही। राजू का धीरे धीरे पढ़ाई से मन हट रहा था, लेकिन रानी का अब लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित था। वह अपनी परीक्षा की तैयारी पूरी जोरों शोरों से कर रही थी। उधर राजू के मन में केवल रानी के ही ख्याल थे। अब अगली परीक्षा आ चुकी थी। रानी ने अपना पेपर खूब अच्छे से दिया और राजू ने भी, लेकिन परिणाम उम्मीद से बिल्कुल उल्टे निकले। रानी तो अपनी परीक्षा में अच्छे नंबर से पास हुई, लेकिन राजू अपनी परीक्षा में पास तो हुआ पर बहुत कम नंबर लाकर। अगर 2 नंबर भी कम आते तो वह परीक्षा में फेल हो जाता। यह देखकर राजू काफी ज्यादा दुखी हुआ। रानी ने भी राजू से कहा, हम कुछ समय के लिए अब दूर रहेंगे। अगर हम दोनों ऐसे ही साथ रहेंगे तो इसका असर हमारी पढ़ाई पर पड़ेगा। अब आखिरी पड़ाव आ चुका है। अगर उसमें हम दोनों पास नहीं हुए या तुम फेल हो गए तो तुम्हारा पूरा करियर खराब हो जाएगा। इसलिए अभी केवल पढ़ाई पर ध्यान देना है। इसके बाद दोनों फैसला करते हैं कि जब तक कलेक्टर नहीं बन जाएंगे तब तक एक दूसरे से मुलाकात या बात नहीं करेंगे। अब दोनों एक दूसरे से अलग हो चुके थे और अलग रहकर पढ़ाई कर रहे थे। दोनों ने कस्में खाई थी कि जब तक कलेक्टर नहीं बनेंगे एक दूसरे का मुंह नहीं देखेंगे। इसके बाद आगे की परीक्षा की तैयारी शुरू होती है और परीक्षा की तारीख आ जाती है। यह आखिरी परीक्षा थी, मगर इस परीक्षा में दोनों पास हो जाते हैं तो उन्हें इंटरव्यू देना होगा। उस इंटरव्यू में पास होने पर वे कलेक्टर बन सकते थे। दोनों ने काफी मन लगाकर परीक्षा दी। अब परीक्षा के परिणाम का समय था। रानी का रिजल्ट काफी अच्छा रहा। उधर राजू का क्या हुआ यह पता नहीं चल सका। इसके बाद रानी का इंटरव्यू था। रानी ने अपना इंटरव्यू दिया और पूछे गए सभी सवालों के काफी अच्छे से जवाब दिए। अब समय केवल परिणाम का था। रानी सुबह जल्दी उठी, नहा धोकर भगवान को अगरबत्ती और दीपक लगाया। तभी उसका दरवाजा जोर जोर से खटखटाया गया। उसने दरवाजे की कुंडी खोली तो सामने राजू खड़ा था। वह बहुत खुश दिखाई दे रहा था। राजू ने कहा, मुबारक हो, तुम कलेक्टर बन गई हो। तुमने पूरे जिले में टॉप किया है। यह सुनकर रानी बहुत खुश हो जाती है। वह राजू को गले लगाकर रोने लगती है और कहती है, तुम्हारे रिजल्ट का क्या हुआ? तब राजू कहता है, मैं तो 3rd अटेम्प्ट में भी फेल हो गया था और 4थे अटेम्प्ट में भी। यह सुनकर रानी बहुत मायूस हो जाती है और कहती है, मुझे माफ कर दो। लेकिन राजू कहता है, कोई बात नहीं, तुम तो कलेक्टर बन गई हो, मैं इसमें भी खुश हूँ। दोनों एक दूसरे के गले लगते हैं। इसके बाद रानी राजू से कहती है, मैं डीएम के पद पर नियुक्त होने से पहले तुमसे शादी करना चाहती, लेकिन उससे पहले मुझे कानूनी तौर पर मेरे पति से तलाक लेना पड़ेगा। वह अपने पति को तलाक का नोटिस भी जारी करती है, लेकिन उधर से कोई जवाब नहीं आता है। इसके बाद धीरे धीरे समय आगे बढ़ता है और राजू और रानी दोनों साथ में रहने लगते हैं। वे अब भी शादी नहीं कर पा रहे थे क्योंकि रानी का पहले पति से तलाक नहीं हो रहा था। इतने में रानी की पहली पोस्टिंग होती है जो उत्तर प्रदेश के लखनऊ शहर में होती है, जहां पर उसे अपना कार्यभार संभालना था। अब सबसे पहले वो अपनी माँ से मिलने जाती है
अपने घर जाकर वह सबसे पहले अपनी माँ को ढूंढती है। अंदर किचन से उसकी माँ बाहर आती है। वह देखती है कि सामने उसकी बेटी खड़ी हुई है, जिसके सिर पर एसपी की टोपी लगी हुई। यह देखकर उसकी माँ बहुत खुश हो जाती है और अपनी बेटी रानी को गले लगा लेती है। वह कहती है, बेटी तू कहाँ गई थी? इतने साल हो गए, तू कहाँ थी? तब रानी कहती है, माँ मैं दिल्ली गई और वहाँ पर मैंने खूब पढ़ाई की। आज मैं कलेक्टर बन गई। यह सुनकर उसकी माँ बहुत ज्यादा खुश हो जाती और वह अपने पति को बुला कर लाती है। रानी के पिता अपनी बेटी को देखते ही खूब रोने लगते हैं और कहते हैं, बेटा मुझे माफ कर दे। समाज में बेटियों के साथ इतना गलत होता है, जिसके चलते मैंने तेरी नाबालिग अवस्था में ही शादी करवा दी। तेरे ससुराल वालों ने तुझे बहुत प्रताड़ित किया था, फिर भी मैंने तेरी एक नहीं सुनी। आज मुझे खूब एहसास हुआ है। उसके पिता रो रो कर रानी से माफी मांगते हैं। रानी अपने दोनों माता पिता को गले लगा लेती है और कहती है, तुम मेरे साथ चलो, अब हम अच्छे घर में रहेंगे। इसके बाद रानी के माता पिता भी अब रानी के साथ रहने लग जाते हैं। धीरे धीरे समय आगे बढ़ता है। प्रयागराज में महाकुंभ मेले का आयोजन हो रहा था। तब रानी की माँ रानी से कहती है, बेटा अगर तुम्हें तुम्हारे काम से थोड़ी सी फुर्सत मिल जाए तो प्रयागराज कुंभ मेले में चलते हैं। रानी अपनी नौकरी से 2 दिनों की छुट्टी लेकर प्रयागराज जाती है। महाकुंभ मेले में यह महाकुंभ सदी का सबसे बड़ा महाकुंभ था। कुंभ मेले की रौनक शुरू हो रही। वहाँ पर खूब साधु संत आए हुए थे। कई चमत्कारी साधु भी वहाँ मौजूद। डीएम मैडम अपनी माँ और अपने पिता के साथ महाकुंभ मेला घूम रही। वह गंगा नदी के घाट पर पहुँची, जहाँ स्नान किया जा रहा था। तभी अचानक से वहाँ एक नागा साधु आता है और डीएम मैडम यानी रानी के पैर पकड़ने लग जाता है। तो रानी उन साधु महाराज को कहती है और देखती है कि आप मेरे पैर क्यों पकड़ रहे हो। वह साधु महात्मा अपने मुंह से राख हटाते हैं। यह देखकर रानी चौंक जाती है, क्योंकि वह साधु और कोई नहीं बल्कि रानी का पहला पति था। रानी कहती है, आप साधु के रूप में कैसे? तब वह साधु यानी रानी का पति कहता है, जब तक तुम मेरे साथ थी मैंने तुम्हारी कदर नहीं की। मैंने तुम्हें रोज मारता पीटता था, लेकिन जब तुम मेरे को छोड़कर चली गई तो मुझे तुम्हारी बहुत कमी महसूस हुई। मेरे माता पिता को भी तुम्हारे बिना बहुत खराब लग रहा था। धीरे धीरे मैं बहुत दुखी हो गया। मैंने तुम्हें खूब ढूंढने की कोशिश की, लेकिन तुम नहीं मिली। मैंने एक अच्छी औरत को खो दिया था। मैं बहुत ज्यादा दुखी था और कुछ सालों तक इधर उधर पागलों की तरह घूमता रहा। इसके बाद मैंने निश्चय किया कि अब मैं संन्यास ले लूंगा। तब मैंने साधु बनने का फैसला किया और मैं साधु बन गया। यह सुनकर रानी और उसके माता पिता के होश उड़ जाते हैं। साधु यानी रानी का पहला पति रोते रोते कहता है, मैंने तुम्हें खूब मारा था, खूब प्रताड़ित किया था, मुझे माफ कर दो। तब रानी अपने पहले पति से कहती है, अगर आप मुझे नहीं मारते, नहीं प्रताड़ित करते तो आज मैं कलेक्टर नहीं बन पाती। नियति ने यही लिखा हुआ था। जो नियति और भगवान चाहते हैं वही होता है। अगर आप और आपके माता पिता मुझे प्रताड़ित नहीं करते तो आज मैं डीएम नहीं बन पाती। इसके बाद डीएम मैडम उस अघोरी साधु से यानी अपने पहले पति से तलाक ले लेती है और कानूनी तौर पर वे दोनों अलग हो जाते हैं। इसके बाद रानी यानी कलेक्टर साहिबा और राजू की शादी होती है। दोनों प्रेम पूर्वक रहते हैं। दोस्तों, आज की इस कहानी से आपको क्या सीख मिलती है? हमारे देश में आज भी कई जगहें हैं जहां बाल विवाह होता आ रहा है। कई लड़कियों के माता पिता अपनी बेटियों का बचपन में ही विवाह तय कर देते हैं
और उनकी शादी कर देते हैं। कई बच्चियां अपने सपनों को तोड़कर अपने ससुराल में रोटियां बनाती हैं। आपकी इस पर क्या राय है? कमेंट में जरूर बताएं। इस घटना को लेकर आपके क्या विचार हैं, हमें जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।